वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूं सैयद शाहीन अब्दुल्ला। करप्शन वो दीमक जो हमारे मुल्क को, हमारी कौम को बिल्कुल उस सूखी हुई लकड़ी की तरह खा रहा है, जो एक बेयारो मददगार पड़ी हुई लकड़ी है और उस पर चारों तरफ से दीमक चिमटे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से करप्शन हमारे सिस्टम को कोलैप्स कर रही है, हमारे सिस्टम को खा रही है। अब वो सिस्टम, अगर सिस्टम क्या होता है, कौम क्या होती है, यानी मिनहासुल कौम पाकिस्तानी क्या है। अगर एक फ़र्द को आप लें तो बहुत सारे अफराद इकट्ठा होते हैं और कौमें बनती हैं। तो इस कौम के लिए जो नासूर है वो सिस्टम में वो दीमक है जो मुख्तलिफ शक्लों में इस मुल्क को लूटता खसूटता रहा है और इस मुल्क की आवाम को नुकसान पहुँचाता रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे अदारे मुख्तदर हल्के ये कहते हैं कि आप किसी करप्शन को हाईलाइट करें, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और आपको इंसेंटिव भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे और आपको माशरे का एक सनद याफ्ता शहरी बनाएंगे कि आपने करप्शन को मिटाने में हमारा साथ दिया है। ये जगह जगह आपने स्लोगन पढ़ा होगा कि नैब करप्शन मिटाओ, पाकिस्तान बचाओ। जो रुश्वतखोर है, जो राशि है, वो कौम के लिए नासूर है, मुल्क के लिए नासूर है। ऐसी बेतहाशा सोशल मीडिया पे वीडियोस लॉगिन हुई हैं कि जिसमें किसी रुश्वतखोर का अंजाम देखा है। अभी मैंने लाहौर के एक DSP को देखा जिसकी आंखों में कीड़े पड़े हुए थे और वो सांस ले रहा था और वो कीड़े डॉक्टर ने कहा ख़त्म नहीं कर पा रहा था। ये तो हम अंजाम से डराते हैं और बहैसियत एक मुसलमान, एक रासिकुल अकीदा मुसलमान, मेरा ईमान है कि आखिरत में हर जुल्म का हिसाब होगा, हर नाइंसाफ़ी का हिसाब होगा आखिरत में। और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता है जो गलत करता है। मैंने उसकी बेतहाशा मिसालें आपको दी हुई हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग शुरू की, उसी इंस्ट्रूमेंट से उसका सगा भाई मारा गया, उसी इंस्ट्रूमेंट के शिकार वो खुद हो गई। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम था। हमने इस शहर की दीवारों पे लिखा हुआ देखा जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कायद पे से इस ज़मीन को तंग कर दिया। हमने आसिफ अली जरदारी का अंजाम देखा, हमने तमाम बड़े बड़े नाखुदाओं का अंजाम देखा कि जिन्होंने अपने जुल्म में, अपनी ज़िंदगी में जुल्म किया, जबर किया और फिर आखिरकार अल्लाह के एहतिसाब का शिकार हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दीदा इबरत निगाह बनाकर दिखा दिया। तो ये तो मेरे एक रब का निज़ाम है। बहरहाल बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ एक सीनियर, एक सिटीज़न, पाकिस्तान के एक शहरी का फ़र्ज़ अदा करते हुए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के हथियार को इस्तेमाल करते हुए हमने हमेशा अपने प्रोग्रामों के ज़रिए करप्शन को तश्तज़बाम किया है, करप्शन को लोगों को दिखाया है कि और करप्शन करने वालों के शक्लों को बेनकाब किया है। और मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि इन प्रोग्रामों को अरबाब इख्तिदार ने देखा और उस पर कोई मुस्बत और मुनासिब फैसले भी किए। इसमें साबिक़ DG KDA अता अब्बास, साबिक़ DLM KDA अता अब्बास साहब का डिस्पोज़ल और उनकी सज़ा, इसी सिलसिले में एक कड़ी थी। बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो प्रोग्राम किए उनके सबूत शवाहिद जब लोगों ने मांगे मुझसे और मैंने वो सबूत उनको दिए तो उन्होंने एक बहुत मुस्बत कार्रवाई की। आज मैं KDA के कुछ मामलात को आपके सामने हाईलाइट करूँगा। देखिए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है, एक ऑटोनमस बॉडी है जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस चलाता है, जिसके KDA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, उसके मुख्तलिफ मेंबरान हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी नॉमिनी है, उसमें सिविल सोसाइटी का भी नॉमिनी है, उसमें मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी का भी नॉमिनी है जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होती है। अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस गुज़िश्ता बहुत सालों से नहीं है। KDA के बड़े तमाम फैसले जब ऑटोनमस बॉडी है तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस करती है। गुज़िश्ता 10-12 सालों से पहले एक लिसानी तंजीम की हुकूमत थी, हुकूमत सिंध में वो हिस्सेदार थे और सिंध की शहरों में उनकी यानी स्ट्रीट पावर उनके पास बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने KDA को टेक ओवर किया। KDA में बुनियादी ख़राबियाँ उन्होंने पैदा की, लेकिन उनकी ख़राबियों की वजह, उनकी ख़राबियाँ जो है वो चाइना कटिंग से शुरू हुई और चाइना कटिंग पे ही ख़त्म हो गई। यानी सरकारी जगहों को उन्होंने गरीब आवाम को दे डाला। एक लिहाज से उन्होंने अच्छा भी किया, लेकिन उसके बेनिफिशरी भी पीपल्स पार्टी ही थी।
उन्होंने सिर्फ मुत्तहदा वालों ने ब्रोकरी खाई है। पीपल्स पार्टी के मंजूर कादिर काका ने कहा कि जी ये 11B का ग्राउंड है, इसे काट दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 2009 में मौजूद थी कि तमाम पार्कों को, तमाम बस स्टॉपों को उसकी ओरिजिनल हालत में लाया जाए। लेकिन रिकॉर्ड पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो स्टेटमेंट भी मौजूद है कि अब मैं खुद जाके तोड़ूं, सिंध हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सिलसिला उस दौर में चलता रहा, लेकिन उस दौर में अवाम पाकिस्तान या कराची के शहरी महफूज थे। कराची के शहरियों की अमलाक पे इस तरह से कब्जे नहीं किए जा रहे थे गुज़िश्ता 4-5 सालों से जिस तरह किए जा रहे। देखिए रेंजर्स ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा रेंजर्स की एक्टिविटीज़ को कि उसने चाइना कटिंग के तमाम रास्ते बंद किए। अब केडीए में मौजूद लोग जो हैं वो चाइना कटिंग को शिफ्टिंग और अल्टरनेट का नाम दे करके वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन उससे जो 15% एसटियाँ हैं हमारी वही मुतासिर हो रही हैं। ग्राउंड, पब्लिक ग्राउंड, एमिनिटी प्लॉट मुतासिर नहीं हो रहे। लेकिन बदनसीबी देखें, आज जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक डीएलएम साहब को लाया जाता है 15 लाख रुपए दे करके तहरीक इंसाफ के एक एमपीए के ज़रिए। वो एमपीए जो साबिक डीजी का भाई भी है और केडीए के बेशतर मामलात में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, यानी यूँ समझ लीजिए कि डीजी के ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात उसको और उसके फ्रंट मैन के पास है। न्यू कराची यूपी का रहने वाला एक इंतहाई कह लें कि चिंदी चोर, उसको वो एमपीए साहब ने केडीए के मामलात में अपना कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब वो लोगों की सीटों का सौदा कर रहा है कि तुम डायरेक्टर हो, इस सीट पे रहना चाहते हो, 10 लाख रुपए महीना हमें दोगे। अब 10 लाख रुपए महीना देने के लिए उस डायरेक्टर को डेफिनेटली गैर कानूनी काम करने पड़ेंगे। अच्छा, मज़े की बात है वो काम भी वो लाके देता है कि ये अल्टरनेट है, इसको कर दो, ये शिफ्टिंग का प्लॉट है, इसको कर दो, ये फला जगह एसटी खाली पड़ी है, इसमें ये पार्ट प्लांट बना करके इसको इस तरह कर लो। मैं इनकी हालिया करप्शन की एक बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ। प्लॉट नंबर है A497 सेक्टर 11B, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, मालिक मुल्क में नहीं है। प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, इन्होंने रिकॉर्ड से फाइल निकालने के बाद उस पर देखा कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई भी है। उन्होंने वो फाइल रिकॉर्ड के एक साहब ने 10 लाख रुपए में बेच दी, एक लैंड ग्रेबर। अब वो फाइल लेकर के उसको स्कैन की भी फाइल रिकॉर्ड में लगा रहा है और उस रिकॉर्ड फाइल के ज़रिए वो उस प्लॉट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच रहा है, जिसकी कॉपियाँ मेरे पास हैं, जिसको मैंने खुद बयाना दिया सिर्फ इस बात को जानने के लिए। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये इसकी सारी कॉपियाँ मौजूद है। A497 अरबाब इख्तियार रिकॉर्ड में जाके चेक कर लें, रिकॉर्ड से फाइल गायब है। इसी तरह से बहुत सारे प्लॉट नंबर मैं वजाहत से दे रहा हूं जिन प्लॉटों पे कार्रवाई की गई। अच्छा, ये जो नए डीएलएम साहब आए हैं, ये एक कोई 400-500 फाइलें लेकर आए हैं, जिन्होंने भी इनको लगवाया है। उन्होंने उनसे ये कमिटमेंट लिया है कि ये काम आप करोगे। कई अरब का काम है और वो फाइलें क्या हैं, कोई 2 नंबर फाइल है, किसी प्लॉट पे कब्जा हुआ है, किसी का मालिक नहीं है। ये सारे ट्रांसफ़र उन्होंने करने हैं, वो लेकर आए हैं। और उनका कहना ये है कि मेरे टेबल पे से जब फाइल निकलेगी तो हर जगह से घूम करके डायरी होकर के वापस मुकम्मल होकर मेरे पास आ जानी चाहिए विदिन द 2 और 3 डेज, वरना वो उस क्लर्क को रहने नहीं देते, वरना वो उस डिप्टी डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को सीट पे नहीं छोड़ते। इसकी एक फिर सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ST नंबर 2 सेक्टर 73 यूनुस मस्जिद के साथ एमिनिटी प्लॉट है। बाबू कानिया ने इस प्लॉट का काम उतारा, शम साहब को पैसे, डीएलएम साहब को पैसे दिए और पैसे देने के बाद गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो बन रहा है। मैं बहसत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मेरे रिपोर्टर ने मुझे बताया, मैंने डीजी साहब को नंबर व्हाट्सअप किया, प्लॉट की वीडियो, काम होते हुए वीडियो भेजी। डीएलएम साहब ने कहा कि मैं पता करूंगा। मैंने ख्वाजा उस्मान को फ़ोन किया, उस इलाके के साबिक जो एक्सीएन साहब थे, साइट ऑफिस के इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर एक्सीएन होता है,
और साइड ऑफिस का इंचार्ज वही होता है, डेमार्केशन वही करता है। मैंने कहा ये एमिनिटी प्लॉट की जगह है, यहाँ मरीजों के लिए अस्पताल बनना है और बाय बर्थ एमिनिटी प्लॉट है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इस पे मकान बन रहा है। उन्होंने कहा भाई आज से 1 साल पहले जब इसकी डेमार्केशन के लिए मेरे पास लेटर आया था और मैंने मना कर दिया तो इन्हीं डीएलएम साहब ने मुझे 1 साल पहले जबरी रिटायर कर दिया और मेरी कहीं दाद रसी नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं इस लैंड क्रैपों से नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे अपने बच्चे यतीम नहीं कराने हैं, ना उस डीएलएम से लड़ सकता हूँ। तो मैंने अलहदगी अख्तियार की। मैं जॉब से रिटायर हो चुका हूँ, मैं साइट पे बैठा हूँ। मैं इस सिलसिले में सिर्फ हकायक बता सकता हूँ जो उन्होंने बताया, जो मेरे पास रिकॉर्डेड है। इट इज ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड। ख्वाजा उस्मान साहब, एक्सीएन नॉर्थ कराची। अब आ जाएं आप, एक और एडिशनल डायरेक्टर है केडीए का, आईटी में होता था, इंतहाई ईमानदार अफसर, इंतहाई ईमानदार। उसको ब्लैकमेल किया गया कि ये कश्मीर कोटे के मेरे प्लॉट जो हैं इनको अल्टरनेट करो आप, इनको क्लियर करो आप, इनको सीधे करो आप। अब एक रिकॉर्ड से फाइल निकाली कश्मीर कोटे की, उसमें सिर्फ एक चालान 4200 रुपये का जमा है। ये कहते ये हैं कि इसके फाइल कंप्लीट करो, सारे चालान जमा कराओ और हमें दे दो, चालान हम जमा करा रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं। उसने मना किया, उसकी ज़िंदगी तंग कर दी, उसकी ज़िंदगी अजाब में डाल दी। उस पर दबाव क्या है कि ये सेक्टर, वो जो सलीम सेंटर के पीछे है, यूपी मोड़ पे जो सेक्टर है, आई डोंट नो 11 आई है 11 के 11, उसके ये प्लॉट है, इन्हें हमने सीधा किया, रिकॉर्ड से फाइल निकाली, आप इसको क्लियर करो। उसने क्लियर करने से इनकार कर दिया। आज उसको कोई सीट नहीं है उसके पास, उसको बुलाया गया 2 दफ़ा के जी 15 लाख रुपए महीना डीएलएम साहब को दो और इस सीट पे बैठो और 10 लाख रुपए मुझे दो। वो 2 लाख रुपए पहुंचाने भी गया, लेकिन उसको हमारे कुछ साथी दोस्त हैं, उन्होंने मना किया कि नहीं इस तरह पैसे मत दो, इस तरह तुमसे वो गलत काम लेंगे बार बार। अब जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है यार मुझसे जो काम लेना चाह रहे हैं वो करने के लिए मेरा ज़मीर तैयार नहीं। अच्छा, उस फ्रंटमैन का नाम भी लूँगा मैं, उसकी तमाम चीज़ें, उसके तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो भी बताऊँगा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के एक एमपीए के फ्रंटमैन है और केडीए में जाके बैठे रहते हैं और केडीए का अमला ग्रेड 19 का ग्रेड 20 का डायरेक्टर उससे डरता है कि वो कहीं ट्रांसफ़र ना करवा दें। वो डीजी आसिफ मेमन के कमरे में ऐसे जाता है जैसे अपने किसी टेटपुंजे दोस्त के कमरे में जा रहा है। वो डीएलएम शम्स के साथ इस तरह बैठा होता है जैसे उसकी जिगरी यारी है। ये सब लैक ऑफ कैपेबिलिटी है। कहाँ है वो अदारे जो दावा करते हैं कि आप करप्शन की तरफ इंडिकेट करें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, हम आपको उसकी रिवार्ड भी देंगे। अरे रिवॉर्ड और तहफ़्फ़ुज़ को तो छोड़े, जो शख्स अपनी जान हथेली पे रख के आपको सबूत दे रहा है उन सबूतों पे तो काम करें। जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, क्या दायरा आपका रडार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्या इन रियल क्रिमिनल्स के लिए आपका रडार काम नहीं कर रहा है? अगर काम कर रहा है तो आप अपने कराची ऑफिस को एडवाइस दें। मैं सबूतों के साथ सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। मैं वो एप्लीकेशन भी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ जो लिखी गई है, जो अबुल इलास सिद्दीकी साहब ने लिखी है डीजी नैप को, डीजी एफआईए को, आईजी सिंध को, डायरेक्टर एंटी करप्शन को, कि भाई ये इस तरह से काम हो रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये नेक्सस कितना मजबूत है कि इसने एक एडिशनल डायरेक्टर जो है, वो जो आईटी का आदमी था, जो बाहर का आदमी था, उसको लैंड मैनेजमेंट में ला करके उसको चार्ज दिलवाया। और वो भी शख्स कितना मासूम है कि जो 5 लाख रुपए का काम 5000 रुपये में कर दे रहा है, बस पैसे आने चाहिए। जो 5 लाख रुपए दे के उसने सीट ली है, वो 5 लाख रुपए पूरे हो जाने चाहिए पहले महीने। और जिसने वो 5 लाख रुपए एमपीए साहब को दिए हैं इनको सीट दिलाने के, उसका कहना है कि शहर के किसी भी बंद मकान की नंबर ला के दे दो, मैं रिकॉर्ड फाइल निकाल के ला दूंगा, उसकी फाइल जनरेट करके उसका ट्रांजैक्शन करके ताला तोड़ के वहाँ फैमिली बैठा देंगे, कोर्ट में एक सूट फाइल कर देंगे और वो कब्जा कर लेंगे। उस सिलसिले में उसने 2-3 नंबर भी दिए।
अच्छा, मजे की बात यह है कि इसी नेक्सस ने रिकॉर्ड में डिप्टी डायरेक्टर उस शख्स को लगाया जिसके बारे में सोशल मीडिया और मीडिया जानता है कि 20,000 रुपए में वो रिकॉर्ड फाइल निकाल करके दे देता है, जो करना है कर लो। किसी की जिंदगी भर का सरमाया, किसी की जिंदगी भर की जो उसकी सेविंग थी या उसकी जो पूंजी थी, उसको किस तरह से वो दांव पे लगा रहा है। तो ये वो करप्शन है। मैं वो एप्लीकेशन भी आपको दिखा सकता हूँ जो अब्दुल अल्लाह सिद्दीकी साहब ने लिख करके दी है, और जिसमें सारी चीज़ें, मेरा कैमरामैन अगर उसको दिखाए तो ये वो है, और वो कोर्ट में भी जा रहे हैं अब्दुल अल्लाह सिद्दीकी साहब। ये देखें, इस एप्लीकेशन में उन्होंने नाम तक इंडिकेट किया है कि किस शख्स ने 5 लाख रुपए दे करके यासिर को लगाया, किस शख्स ने गालिब को लगवाया, लगवाने के मकासद क्या है, वो कौन कौन से प्लॉट नंबर हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इतने वाज़ा सबूत और शवाहिद के बावजूद अगर नैब काम नहीं कर रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नैब काम कर ही नहीं। ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कहानी है। अगर काम कर रहे हैं तो वो सबूत लें और जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखें, मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया आपको कि एडहॉक पर और एक्टिंग सीटें जितनी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, सिंध हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने ख़त्म कर दिया। अगले दिन ही मेरा प्रोग्राम अगले दिन होते ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ गया सेक्रेटरी बोर्ड पे, चेयरमैन बोर्ड मैट्रिक पे और कंट्रोलर एग्जामिनेशन इंटर बोर्ड पे। उन्हें फौरी तौर पे रिमूव किया गया। अगर वो रिमूव नहीं होते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज पे। और मैं तो प्लॉट नंबर के साथ आपको तफसीलात दे रहा हूं। और ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अपने अगले प्रोग्राम में उन तमाम लोगों के नाम और किरदार और जो वो इस नेक्सस को चला रहे हैं उसकी तफसीलात दूंगा। उस डिप्टी डायरेक्टर जिससे सीट ले ली है आज 1 साल से, जिसको दरबदर किया हुआ है, जिसको सिर्फ बढ़ा के तनख्वाह दी जा रही है, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने इनके 2 नंबर कामों को करने से मना कर दिया। उस एक्सीएन ख्वाजा उस्मान को जो साइट ऑफिस का इंचार्ज था उसको फारिग कर दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे फारिग कर दिया गया 1 साल पहले उसकी सर्विस में साल बाकी था। देखिए, ख्वाजा उस्मान साहब शरीफ आदमी, काम के मामले में कॉम्पिटेंट आदमी, साइट ऑफिस के इंचार्ज, उनको फारिग कर दिया गया उस एमिनिटी प्लॉट के लिए जो उन्होंने एक लैंड ग्रैपर को बेचा। कई करोड़ रुपए का प्लॉट है, लोकेशन के एतबार से जाहिर सी बात है लाखों नहीं करोड़ों में डीएलएम साहब ने पैसे लिए। मैंने उसका एसएमएस किया डीजी केडीए को, डीएलएम को। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, काम चल रहा था। उसके बाद नैब के कुछ अफसरान ने आके जब उनसे फाइल वाइल मांगी तो वो काम छोड़ करके भागे। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? होता यह है कि अब 1-2 साल से जो रिलेटेड अफसर है नैब का वो इन लोगों से इंटैक्ट हो गया। इंटैक्ट होकर के अब बात क्राइम की नहीं होती है, बात कमीशन की होती है कि ये काम उतरा है, इसमें इतने पैसे हमें भिजवा देंगे। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को जारी रखूँगा, जहाँ जहाँ से करप्शन को मैं हाईलाइट कर सकूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ह तौर पे फरमाया है कि किसी गलत काम को, किसी जुर्म को होते हुए देखो तो उसको हाईलाइट करो, उसको पहले बज़ौरत ताकत रोको। चूँकि हम केडीए में जाके बज़ौरत ताकत नहीं रोकते हैं। जिन लोगों के पास ताकत थी, जो जाकर इन्हें मारते थे, पीटते थे और पूछते थे कि ये क्यों किया, उन लोगों को कराची की पॉलिटिक्स से हटा दिया गया। वरना जिसके मकान पे कब्जा किया, दादा के मकान पे कब्जा किया, पोता करीबी यूनिट इंचार्ज के पास जाता, वो गुटखा खाता हुआ लड़का गिरेबान खोल करके जाता, केडीए के असिस्टेंट डायरेक्टर को उठा के वहीं मारता, बोलता ये कैसे हुआ है। तो इस खौफ से वो लोग नहीं करते। अब कोई मसला ही नहीं है, किसी के खिलाफ एफआईआर भी कटी, वकील को 2000 रुपये दिया, बेल बिफोर अरेस्ट हो गया, बैठ के काम कर रहा है। अता अब्बास को सजा होने के बाद 1.5 साल तक वो सीट को एंजॉय करता रहा है। इस दौरान जो उसने तनख्वाहें ली वो इलीगल।
तो मैं आपको बता रहा था वाज़ा तौर पे सबूत के साथ कि उस एडिशनल डायरेक्टर को क्यों हटाया गया सीट पे से, किन प्लॉटों पे उसने इख्तलाफी पहलू था कि उसने कहा था ये मैं नहीं करूँगा। यह मौजूदा एडिशनल डायरेक्टर को किसने सीट दिलाई है, क्यों दिलाई है, कितने पैसे किसको दिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मसला ये है कि वही मैं जो हमेशा कहता हूँ, अरशाद कोहलू बैठा अंजाम गुलिस्तान के होगा, मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात का एक ऐसा जोड़ तोड़ है कि पीपल्स पार्टी भी अब इनके मामलात में इसलिए नहीं बोल रही है कि फेडरल के अदारों में ये पीपल्स पार्टी को हेल्प करते हैं। तो पीपल्स पार्टी को इससे क्या सरोकार है कि कराची के शहरियों की मालमता उनके अजदाद की मेहनत के पैसों से बनाए हुए मकानात कोई हड़प कर जाए। एहलियान कराची इस वक्त शदीद ख़तरे में है केडीए में इन रासिक, गाज़िब, जालिम, जाबिर लोगों की मुदाखलत की वजह। यानी अगर आपको पता चला जाए कि फ़ला शख्स कफन चोर है या फ़ला शख्स मुर्दे का गोश्त खाता है, तो आप उससे कितनी नफरत करेंगे। ये DLM, ये एडिशनल डायरेक्टर और ये जो उनके ब्रोकर हजरात हैं, ये वही लोग हैं जिनकी शक्लें जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, उस खंजीर से ज़्यादा बदतर है जिसकी शक्ल देख के आप लाहौर पड़ते हैं। टुडे विद शाहीन से शाहीन अब्दुल्ला को